प्रद्योत गुरुकुल परिवार के सभी सदस्यों को राधे राधे। आज हम आपके लिए फिर से एक क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी खास होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जायसी के पद्मावत में नागमती वियोग खंड। नागमती का वियोग वर्णन विश्व की एक अमूल्य धरोहर है। विश्व साहित्य में नागमती का वियोग वर्णन एक अनुपम रचना है, अनुपम कृति है, अनुपम वियोग वर्णन है। ऐसा वियोग वर्णन विश्व में कहीं नहीं मिलता, हिंदी साहित्य में भी नहीं मिलता और अन्य साहित्यों में भी नहीं मिलता। इसलिए ये बहुत उच्च कोटि का वियोग वर्णन है, नागमती का वियोग वर्णन। वैसे जायसी ने पद्मावत में वियोग वर्णन का 4 जगह वर्णन किया है, 4 जगह उल्लेख किया है, 4 जगह लिखा है। उन सब में सबसे मार्मिक प्रसंग नागमती वियोग खंड का है। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पहले हमने ये एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, और इसे थोड़ा सा बड़ा करे ले रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छा दिखाई दे। अब पूरा दिखाई दे रहा है। वियोग इधर थोड़ा सा छूट रहा है, अब देखो, हाँ अब पूरा दिख रहा है लगभग, ठीक। देखो, इसे समझने की कोशिश करो और ये वक्तव्य ही पूरा वियोग वर्णन आपको समझा देगा। जायसी में क्या है देखो। वैसे तो जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती के वियोग का वर्णन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जायसी ने केवल रत्नावली का ही वियोग वर्णन नहीं किया है, जायसी ने पद्मावती का भी वियोग वर्णन किया है। एक बात, ठीक है, क्या लिखा है? वैसे तो जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती के वियोग का वर्णन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। अर्थात रत्नसेन और पद्मावती का वियोग वर्णन भी मार्मिकता के साथ किया गया है। रत्नसेन और नागमती का ही नहीं वियोग वर्णन है, रत्नसेन और पद्मावती का भी है। एक तथ्य, ठीक। वैसे तो जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती के वियोग का वर्णन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया है, किंतु नागमती के विरह निरूपण में जितनी गहनता, आकुलता, मार्मिकता, प्रौढ़ता, प्रांजलता, प्रभविष्णुता, सजीवता, स्वाभाविकता एवं सुकुमारता दिखाई देती है, उतनी किसी भी व्यक्ति के विरह वर्णन में दृष्टिगोचर नहीं होती। देखिए, ये देखो, क्या ये विशेषण देखो, विशेषण देखिए, नागमती, किंतु नागमती के विरह निरूपण में जितनी गहनता, बहुत ही गहन निरूपण है। विश्व साहित्य में किसी भी विरह वियोग में इतना गहन निरूपण नहीं है। आकुलता, जितनी आकुलता नागमती के वियोग वर्णन है उतनी आकुलता कहीं नहीं है, ठीक है। तो गहनता, जैसी लिखते हैं, पीयूषों कहेउ संदेशणा, हे भौरा हे काग। पीयूषों कहे संदेशणा, हे भौरा हे काग। 2 उपमान आए हैं, उपमान देखना क्या क्या, देखो इधर लिख दें, किसके लिए? प्रिय सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सो धन्य बिरहे जर मुई, तेहिक धुआं हम लाग। सो धन्य बिरहे जर मुई, तेहिक धुआं हम लाग। काग और भौरा। पीयूषों कहेउ संदेशड़ा, जायसी ने लिखा है, पीयूषों कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। हे भौरा हे काग। काग भी कौआ होता है, काला होता है, और भौरा भी काला होता है। तो नागमती कहती है कि हे कौआ और हे भौरा, भ्रमर, मेरे प्रिय से कह दो जाके कि मैं तुम्हारे विरह में जलकर राख हो गई हूं, और मेरे जलने से जो धुआं निकला उस धुआं से मैं काला हो गया, उस धुआं से कौवा काला हो गया और उस धुआं से भौरा काला हो गया।
अर्थात देखो कितनी सूक्ष्मता, कौवे के काला होना और भ्रमर का काला होना विरह में जलने से उठने वाले धुआं का कारण बताया गया है जायसी के द्वारा। तो इतनी गहनता, इतनी आकुलता, ठीक है, इतनी मार्मिकता, इतना मार्मिक विरह वर्णन कहीं नहीं है। इतनी प्रौढ़ता, इतना प्रौढ़ भी विरह वर्णन नहीं है। इतनी प्रांजलता, इतना प्रांजल, इतनी प्रभव विष्णुता जितना कि इसमें है, इतनी सजीवता, इतना सजीव वर्णन, इतनी स्वाभाविकता, एकदम सजीव है, स्वाभाविक है, ये नहीं लगता है कि बाहर से थोपा गया है। जैसे बिहारी का विरह वर्णन है, एकदम ऊहात्मक है, बाहर से थोपा हुआ लगता है कि नायिका 7 फुट आगे जा रही है, पीछे जा रही है, सांस लेती है, तो ये बाहर से थोपा हुआ नहीं है, ये वास्तविक है, ठीक है। इतनी सुकुमारता, इतनी कोमलता है इस विरह वर्णन में। कितने उपमान आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गहनता, आकुलता, ठीक है, मार्मिकता, प्रौढ़ता, प्रांजलता, प्रभविष्णुता, सजीवता, स्वाभाविकता और सुकुमारता दिखाई देती है, उतनी किसी विरह वर्णन में नहीं, दृष्टिगोचर नहीं होती, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसी कारण नागमती का विरह वर्णन विश्व की अनुपम कृति के रूप में विख्यात है। विश्व की अनुपम कृति इसीलिए विख्यात है, विश्व की अनुपम कृति के रूप में नागमती का वियोग वर्णन विख्यात है। रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर कहा है इसे, ठीक है। अगला है, इसीलिए नागमती की व्यथा एक विश्व नारी की व्यथा का प्रतिनिधित्व करती है। जो नागमती की व्यथा है वो विश्व नारी की व्यथा हो गई है, संसार की पूरी नारियों की व्यथा हो गई है, और इसी कारण नागमती की प्रेम वेदना विश्व भर की प्रेम वेदना का साकार रूप बन गई है। ये कथन किनका है, तो ये कथन है डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना का, द्वारका प्रसाद सक्सेना का, ठीक है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना का ये कथन है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये, ठीक है। हमने वैसे यहाँ 2 लगा दी हैं, 1 लगेगी मात्रा। तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार इसे पूरा देख लो, फिर हम और बात करेंगे। देखो यहाँ से, वैसे तो जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती के वियोग का वर्णन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया है, किंतु नागमती के विरह निरूपण में जितनी गहनता, आकुलता, मार्मिकता, प्रौढ़ता, प्रांजलता, प्रभविष्णुता, सजीवता, स्वाभाविकता और सुकुमारता दिखाई देती है, उतनी किसी भी व्यक्ति के विरह वर्णन में दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी कारण नागमती का विरह वर्णन विश्व की अनुपम कृति के रूप में विख्यात है। इसीलिए नागमती की व्यथा एक विश्व नारी की व्यथा का प्रतिनिधित्व करती है, और इसी कारण नागमती की प्रेम वेदना विश्व भर की प्रेम वेदना का साकार रूप बन गई है, ठीक है। अब इस सब के बाद अब हम चर्चा करेंगे नागमती के विरह वर्णन की विशेषताएं, ठीक है। अब चर्चा क्या करेंगे, नागमती के विरह वर्णन की विशेषताएं, विरह वर्णन की विशेषताएं, ठीक है। विरह वर्णन में क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर बात करेंगे। एकदम शानदार विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, नागमती विरह वर्णन में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा इधर को, अब चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलो। नागमती के विरह वर्णन में क्या क्या विशेषताएं हैं नोट करते चलो, ठीक है। आपको भी नोट करना है, हम आपको बताते चलेंगे। पहली विशेषता, प्रेम की पीड़ा का आधिक्य, प्रेम की पीड़ा का आधिक्य, आधिक्य का मतलब अधिकता, मतलब नागमती के विरह वर्णन में प्रेम की जो पीड़ा है उसकी अधिकता है, पीड़ा की अधिकता है, इसलिए ये अनुपम धरोहर बन गया, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, रुदन का आधिक्य, रुदन का आधिक्य, मतलब बहुत अधिक रोती है, जिसे दर्द होता है, जिसे पीड़ा होती है वो रोता है,
तो रुदन का आधिक्य होने पर ये लगता है कि वास्तव में पीड़ा है इसे। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है नागमती के वियोग वर्णन में? दयनीय स्थिति की, दयनीय, ठीक है, दया करने, दयनीय स्थिति की अतिशयता, स्थिति की अतिशयता, दयनीय स्थिति की अतिशयता है इसके विरह वर्णन में, नागमती के विरह वर्णन में। ठीक है। चौथी विशेषता क्या है नागमती विरह वर्णन की? तीज त्योहारों द्वारा, तीज त्योहारों द्वारा, ठीक है, जितने भी तीज त्योहार हैं उनका वर्णन किया गया है। तो तीज त्योहारों द्वारा वेदना की अतिशयता, वेदना को तीज त्योहारों के द्वारा भी दर्शाया गया है, वेदना की अतिशयता, ठीक है, जो कि अन्य जगह नहीं मिलता, जायसी के अलावा अन्य काव्यों में ऐसा नहीं मिलता। तीज त्योहारों द्वारा वेदना की अतिशयता, ठीक है, तीज त्योहारों द्वारा वेदना की अतिशयता। अगला पांचवी विशेषता विरह ताप का आधिक्य, विरह ताप का आधिक्य, ठीक है, विरह का जो ताप है उसकी अधिकता है नागमती के वियोग वर्णन में। ठीक है, विरह ताप का क्या है? आधिक्य। अगला है छठा शारीरिक, शारीरिक कृशता का आधिक्य, कृशता का आधिक्य। शारीरिक कृशता का आधिक्य का मतलब क्या है? कृशता का मतलब होता है कृश होना, दुबला पतला होना। विरह वर्णन में बिल्कुल दुबली पतली हो गई है। ठीक है, तो ऐसा वर्णन इन्होंने खूब किया है, इसलिए शारीरिक कृशता का क्या है? आधिक्य है। अगला सातवां विरहिणी पर, विरहिणी, विरहिणी पर प्रकृति का प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप, ठीक है, विरहिणी पर प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति भी विरहिणी को क्या है? कष्ट पहुंचाती है। जो चीजें संयोग काल में सुख प्रदान करती हैं वही वियोग काल में दुख, कष्ट। ठीक है, तो विरहिणी पर प्रकृति का क्या है? प्रकोप है। ठीक है, इसलिए ये विरह वर्णन एकदम मार्मिक हो गया है, अच्छा हो गया है। अगला क्या है? आठवां विरहिणी के प्रति, विरहिणी के प्रति प्रकृति की सहानुभूति, प्रकृति की सहानुभूति, ठीक है, विरहिणी के प्रति प्रकृति क्या है? अपनी सहानुभूति भी दर्शाती है। ठीक है, सहानुभूति एवं सक्रियता भी लिख सकते हो, सक्रिय रहती है विरहिणी के प्रति, सक्रियता प्रकृति। ठीक है, सक्रियता। अगला है, 8 हो गए। 9वीं विशेषता क्या है इनके विरह वर्णन की विशेषता? 9वीं विरहिणी की सदाशयता, विरहिणी की सदाशयता के कारण क्या है? एकदम अच्छा बन पड़ा है। इसके बाद 10वां देखो, कितने हो गए? 9। 10वां देखो, विरहिणी की, विरहिणी की सात्विक भावना, विरहिणी की
सात्विक भावना। विरहिणी की जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं? एकदम सात्विक भावनाएं, जिससे बहुत अच्छा विरह वर्णन हो सका है। ठीक है, अगला देख लो। अब कितना अच्छा अच्छा वर्णन है। अगला, रानी होकर भी साधारण नारी जैसी स्थिति, साधारण नारी जैसी स्थिति। देखो, रानी है फिर भी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे कोई साधारण नारी हो। जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है और साधारण व्यक्ति की तरह उसकी स्थिति होती है तो वो ज़्यादा मार्मिक हो जाता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो ये रानी होकर भी साधारण नारी जैसी स्थिति में है। कौन? नागमती। ठीक है, अगला देखो, 12वां देख लो। ठीक है, कितनी विशेषताएं हो गई? 11 हो गई, 12वां देख लो। अगला है फारसी वर्णन पद्धति का प्रभाव, फारसी वर्णन पद्धति का प्रभाव। फारसी वर्णन पद्धति का भी इस पर प्रभाव है, इसलिए ये और अच्छा बन पड़ा है। ठीक है, अगला है 13वां, ऊहात्मक पद्धति का आधिक्य। ऊहात्मक पद्धति का आधिक्य भी है। ठीक है, अगला क्या है? 14वां, विरह वर्णन में काम दशाओं का समावेश। विरह वर्णन में काम दशाओं का समावेश है। ठीक है, अब ये कितनी विशेषताएं हो गई? 14। ठीक है, कितनी विशेषताएं हो गई? 14। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना, द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार, ठीक है, ये डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखी हैं, बताई हैं। ठीक है, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना, इनकी पुस्तक क्या है? पद्मावत में काव्य, संस्कृति और दर्शन। पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत में काव्य, संस्कृति और दर्शन। पद्मावत में काव्य, संस्कृति और दर्शन। ठीक है, काव्य, संस्कृति और दर्शन, ये पुस्तक है, इन्होंने लिखी है डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने। पद्मावत पर है आधारित, जायसी पर आधारित है। इस पुस्तक में ही इन्होंने क्या बताया है? ये जो लिखा है ऊपर हमने आपको बताया है, ये वाला ये कथन भी इसी पुस्तक से है। यदि इस कथन का भी पूछा जाए कि ये कथन कहाँ से है, तो ये कथन भी इसी पुस्तक से है। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो विरह वर्णन की विशेषताएं बताई हैं वो बताई हैं कि प्रेम की पीड़ा का आधिक्य है, रुदन का आधिक्य है, बहुत अधिक रोती है, दयनीय स्थिति की अतिशयता है, तीज त्योहारों द्वारा वेदना की अतिशयता है, विरह ताप का आधिक्य होना चाहिए था, आधिक्य। ठीक है, आधिक्य शारीरिक कृशता का आधिक्य है। ठीक है, दुबली पतली हो गई है, सूख गई है। विरहिणी पर प्रकृति का प्रकोप है और प्रकृति
उसके प्रति सहानुभूति भी दिखाती है, ठीक है, सक्रियता भी दिखाती है, सदाशयता है, सात्विक भावना है, नारी होकर भी साधारण नारी जैसी स्थिति है, फारसी पद्धति है वर्णन में, ऊहात्मक पद्धति भी है, ठीक है, और ब्रह वर्णन में काम दशाओं का समावेश भी है। तो ब्रह वर्णन में जब काम दशाओं का जो समावेश होता है तो ये ब्रह वर्णन को एकदम मार्मिक बना देता है, सजीव बना देता है और एकदम गहन बना देता है। तो गहन ब्रह वर्णन है, ये अमूल्य धरोहर है। इस ब्रह वर्णन की प्रमुख विशेषताएं हमने आपको बता दी, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कौन सी विशेषता ब्रह वर्णन में थी, है, कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। तो कौन सी विशेषता है, इनमें से कोई लिख सकते हैं कि रानी होकर भी साधारण सी स्थिति है, फारसी पद्धति का वर्णन है, ठीक है, ऊहात्मक है, या ब्रह वर्णन में काम दशाओं का प्रभाव है, ये दयनीय स्थिति की अतिशयता है। कोई भी इनमें से बना सकते हैं, वो कोई भी 3-4 विकल्प और ऐसा प्रश्न आपको बना सकते हैं। और ये साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते अमूल्य धरोहर के बारे में विशेष बातें हो गई, ये आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको क्लास दी एकदम बहुत अच्छी वाली, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद।